हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। एक जमाना था जब अमेरिका भारत से भी गरीब था, कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन आज पूरी दुनिया का हवलदार बनकर बैठा हुआ है। सबसे पावरफुल सेना है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये सब कैसे हुआ, आइए बिल्कुल सरल शब्दों में समझाता हूँ। शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन सब समझ में आ जाएगा। सन 1492 के बाद अमेरिका में रहने वाले नेटिव अमेरिकन का फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन की सेनाओं ने सफाया शुरू कर दिया। ज्यादातर नेटिव अमेरिकन बीमारियों से मर गए, जो नहीं मरे उन्हें मार दिया गया और कुछ बेचारे अपनी जमीन को छोड़कर चले गए। और इस तरीके से सबने अपने अपने हिस्से की जमीन को कब्जा लिया और अपनी कॉलोनी बसा ली। अब और जमीन कब्जाने के चक्कर में ब्रिटेन और फ्रांस आपस में भिड़ गए। 7 साल चली इस लड़ाई में फ्रांस हार गया और ब्रिटेन कर्ज में डूब गया। ब्रिटेन ने सोचा इस कर्ज की वसूली वो अमेरिका में अपनी 13 कॉलोनीज के ऊपर टैक्स लगाकर करेगा, लेकिन ये 13 कॉलोनीज एक साथ इकट्ठा आ गई। इन कॉलोनीज ने जॉर्ज वॉशिंगटन को अपनी आर्मी का जनरल घोषित किया। ये कॉलोनीज ब्रिटेन से लड़ी और उसके साम्राज्य को उखाड़कर फेंक दिया और इस तरीके से 4 जुलाई 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जन्म हुआ, जो मात्र 13 राज्यों से मिलकर बना था और भयंकर कर्ज में डूबा हुआ था। और इस कर्ज का कारण था कि ब्रिटेन से लड़ने के लिए 13 राज्यों ने अपने अपने वॉर बॉन्ड इशू करे थे। वॉर बॉन्ड का मतलब है कागज के टुकड़े पर एक ऐसा वादा कि भैया आज हमें पैसा दे दो और कल जब हम जीतेंगे तो आपको आपका पैसा ब्याज के साथ वापस कर देंगे। जनता ने वॉर बॉन्ड्स खरीदे, कुछ ने तो सोना गिरवी रखकर खरीदे और इस पैसे से अमेरिका की फौज के हथियार आए, लड़ने का साजो सामान आया। और क्योंकि ये 13 राज्य कर्ज के पैसे से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे तो इनके सर पर कर्ज चढ़ गया। और यहाँ एक और समस्या थी, इन सबकी अपनी अपनी करेंसी थी, तो सबने अपने अपने बॉन्ड इशू कर रखे थे। कुछ के तो अपने बैंक नोट भी थे। आप इसे ऐसे मानो जैसे कि यूपी, एमपी, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र सबके सब अपने अपने नोट छापने लग जाएं। ऐसी स्थिति में व्यापार करना, बिजनेस करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। किसी को ये कैसे समझ में आएगा कि सामान के बदले कौन सा नोट लें, और ऐसी जगह कोई भी कर्ज नहीं देगा। और यही अमेरिका के साथ हो रहा था। अमेरिका के पास अपना पैसा था नहीं और उसे बाहर से कर्ज कोई देता नहीं, और बिना कर्ज के तरक्की होती नहीं। 1789 में जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति बने। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ट्रेजरी सेक्रेटरी बने। हैमिल्टन ने ही वॉशिंगटन से कहा कि अगर हमने कर्ज को नहीं संभाला तो अमेरिका हमेशा गरीब रहेगा। इसके बाद हर राज्य के कर्ज को अमेरिकी सरकार ने अपने सर पर ले लिया। फिर फर्स्ट बैंक ऑफ अमेरिका बना और सरकार ने यह कहा कि जिसे बॉन्ड के बदले अपने पैसे वापस चाहिए वो हमसे ले ले, और पूरे देश में कॉमन करेंसी लागू कर दी गई। लेकिन लोगों का उधार देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा था ही नहीं, तो उन्होंने टैक्स लगा दिए और ये टैक्स विस्की पर भी लगा। अब जो किसान विस्की बनाने के धंधे में थे वो सरकार के खिलाफ हो गए। सरकार ने विद्रोह कुचल दिया और जमकर टैक्स वसूला और फिर उस पैसे से बॉन्ड की पेमेंट को क्लियर करना शुरू कर दिया। अब इस चीज से बाकी देशों को अमेरिका पर भरोसा हो गया कि ये देश अपना कर्ज चुका सकता है, तो अमेरिका को बाहर से उधार मिलने लगा और यहीं से अमेरिका की सुपर पावर बनने की कहानी शुरू होती है। अब अमेरिका का अगला मकसद था अपने राज्य को बड़ा करना, यानी कि अपने एरिया को बड़ा करना, जिसके लिए उसे चाहिए थी जमीन, जो कब्जा रखी थी फ्रांस ने। अमेरिका ने मौका देखा और जैसे ही फ्रांस के नेपोलियन की सेना यूरोप की लड़ाई में उलझ गई और फ्रांस को पैसे की जरूरत महसूस हुई, अमेरिका ने $15 मिलियन देकर लुइजियाना को खरीद लिया और रातों रात अमेरिका की जमीन दुगनी हो गई। अब इस खरीद से अमेरिका को जरूरी व्यापार करने के लिए पोर्ट मिल गए, बंदरगाह मिल गए। लेकिन यहाँ अमेरिका के सामने एक समस्या थी। 1816 में ब्रिटेन सबसे सस्ता माल प्रोड्यूस करके दुनिया भर के अलग अलग देशों में डंप कर रहा था। अमेरिका को लगा कि अगर ये माल हमारे देश में आया तो हमारी खुद की जो प्रोडक्शन है, यानी कि फैक्ट्रीज हैं, वो तबाह हो जाएंगी। और इसी के बाद अमेरिका ने बनाया टैरिफ सिस्टम, यानी कि बाहर से आने वाले माल पर टैक्स लगा दिया और इस तरह से अमेरिका की डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लेकिन ये सारी तरक्की नॉर्थ में हो रही थी। अमेरिका का साउथ वाला हिस्सा इस तरक्की से दूर था। इसके अलावा साउथ वाले हिस्से में अफ्रीकन लोगों को गुलाम बनाकर उनसे जबरदस्ती काम भी कराया जाता था। अब ये नॉर्थ वाले गुलामी के बिल्कुल खिलाफ थे। अब इसके बाद अब्राहम लिंकन चुनाव जीत गए और साउथ से कहा कि गुलामों को आजाद करो। साउथ ने भी कह दिया भाड़ में जाओ। और इसके बाद साउथ के 11 राज्यों ने मिलकर नए देश बनाने की घोषणा कर दी और यहाँ शुरू होता है अमेरिका में सिविल वॉर, जिसे फेडरल गवर्नमेंट ने जीत लिया और इसके बाद अमेरिका में गुलामी खत्म हुई। लेकिन यहाँ पर अमेरिका को 2 डर थे। एक तो उसका देश बहुत बड़ा था लेकिन आबादी बहुत कम थी, यानी कि उसके बॉर्डर्स की रक्षा करना मुश्किल था। और दूसरा अमेरिका को यह डर था कि कहीं फिर से साउथ टूटने की कोशिश न करने लग जाए। इसीलिए अमेरिका ने नॉर्थ को साउथ से जोड़ने के लिए रेल और रोड का जाल बिछाना शुरू कर दिया। लेकिन काम करने के लिए मजदूर और टेक्निकल नॉलेज के लिए इंजीनियर चाहिए थे, जो अमेरिका के पास थे नहीं। अब यहीं से अमेरिका
अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपने आप को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी कहकर बेचना शुरू कर दिया कि हमारे यहाँ पर आओ, अच्छी नौकरी पाओ, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, आजादी मिलेगी और अच्छा भविष्य मिलेगा। लोग अमेरिका जाने लगे और साथ में पैसा भी पहुंचने लगा। यहाँ पर एक बात नोट करने की है, इस पूरी स्टोरी में अमेरिका ने चाहे जो भी गलत काम किया हो, लेकिन उसने सब कुछ अपने देश हित में किया था। अमेरिका में रोकाफेलर ने ऑयल संभाला, कार्नेगी ने स्टील संभाला और जेपी मॉर्गन ने फाइनेंस को संभाल लिया और इस तरीके से अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जायंट बन गया। अब जब अमेरिका में इतना ज्यादा माल पैदा होने लगा तो उसे बेचने के लिए बाजार चाहिए थे। अमेरिका ने देखा कि क्यूबा पर स्पेन कब्जा करके बैठा है। अमेरिका ने क्यूबा को स्पेन से आजादी का चूर्ण बेच दिया। 4 महीने स्पेन से लड़ाई चली, अमेरिका जीत गया, यानी क्यूबा आजाद हो गया। लेकिन उसे अमेरिका ने कब्जा लिया और क्यूबा ही नहीं, फिलीपींस, गुआम और पोर्टोरिको अमेरिका ने इन पर भी कब्जा कर लिया, अपने लिए बाजार बना लिया। लेकिन ये सब भी वो चीजें नहीं थी जिनकी वजह से अमेरिका सुपर पावर बना था, बल्कि अगला बड़ा पड़ाव आता है प्रथम विश्व युद्ध। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। जब यूरोप के देश आपस में भिड़े तो वो अमेरिका की तरफ देखने लगे कि अमेरिका किसका साथ देगा। अमेरिका ने कहा भैया मेरा कोई लेना देना ना है, मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन अमेरिका ने अपनी फैक्ट्रीज दुगनी रफ्तार पर चलानी शुरू कर दी और दोनों पक्षों को लड़ने के लिए हथियार बेचे। जिसको पैसे चाहिए थे उसे पैसा दिया। नतीजा निकला कि यूरोप बर्बाद हो गया, गरीब हो गया और अमेरिका की जेबें भर गई। और यहीं से अमेरिका ने यह सीखा कि दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी पैसा हथियार बेचकर मिलता है और अगर दुनिया में कहीं भी लड़ाई ना हो तो लड़ाई को पैदा करवा दो। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूरोप पूरी तरह से तबाह हो गया, तो यूरोप को दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिकी कंपनियां अमेरिका से माल को यूरोप में सप्लाई करने लग गई। अब क्योंकि अमेरिका का माल हाथों हाथ बिक रहा था तो अमेरिका के शेयर मार्केट में भी जबरदस्त पैसा आया। लोग आंख मूंद कर पैसा लगाने लगे, शेयर मार्केट आसमान चढ़ने लग गया और यहाँ पर जेपी मॉर्गन जैसे इन्वेस्टर ने चुपचाप अपने शेयर बेचकर अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। और जैसे ही ये चीज आम लोगों ने देखी, सबने पैनिक में आकर अपने अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए और यहाँ से अमेरिका ग्रेट डिप्रेशन में चला गया। अब इस समस्या से अमेरिका को बाहर निकालने के लिए 1933 में रूजवेल्ट ने सड़कें, स्कूल और डैम बनवाने की परियोजनाएं शुरू करवा दी। लोगों को सरकारी नौकरियां दी, किसानों को सब्सिडी और एमएसपी दिया, फैक्ट्रियां खड़ी करने के लिए सरकारी टेंडर निकलवाए और धीरे धीरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पटरी पर आने लग गई। और भाई साहब अब आता है अमेरिका की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, यानी कि हिटलर की एंट्री। हिटलर ने पोलैंड को कब्जा लिया और वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो गई। अमेरिका में हथियारों की फैक्ट्री फिर चल पड़ी। वॉर मशीनरी, टैंक्स, प्लेन, जिसको जो चाहिए अमेरिका बनाकर सप्लाई कर रहा था और दुनिया भर से तेज दिमाग भागकर अमेरिका पहुंच रहे थे, जिनमें से एल्बर्ट आइंस्टाइन और लीजा माइटनर भी थी। और अगर लीजा माइटनर ना होती तो आज दुनिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी ना होता। इनके बारे में तो मैं पहले भी बहुत बार जिक्र कर चुका हूं, अगर आप कहोगे तो इनके ऊपर एक अलग से वीडियो ले आऊंगा। अभी आप आगे सुनिए। तो जी भागकर आए इन वैज्ञानिकों ने अमेरिका को टेक्नोलॉजी के शिखर पर पहुंचा दिया और माल बेच बेच कर अमेरिका की जेबें फिर से भर गई। जल्दी ही जापान को समझ में आ गया कि सारे सत्यानाश की जड़ अमेरिका है। जापान ने पर्ल हार्बर को उड़ा दिया और अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा दिया। एक ही झटके में अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म कर दिया। अमेरिका को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि जर्मन साइंस दुनिया में सबसे एडवांस है। वहाँ की रिसर्च और साइंटिस्ट उसे ऐसी सुपर पावर बना देंगे जिसके सामने सब झुकेंगे। इसके बाद अमेरिका ने जर्मनी की रिसर्च और टेक्नोलॉजी को जमकर लूटा। नाजी वैज्ञानिकों से कहा या तो मरो या मेरे लिए काम करो, और अगर काम करोगे तो नागरिकता मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी और तुम अपनी बाकी जिंदगी चैन से बिता पाओगे। और इसी का नतीजा था अमेरिका की मून लैंडिंग, जिसके पीछे था नाजी जर्मनी का वैज्ञानिक वर्नर वॉन ब्रॉन। अब जरा एक मिनट के लिए सोचो कि ये वही अमेरिका है जो इराक की छाती पर यह कहकर चढ़ गया कि इसके पास एटम बॉम्ब है। आखिर वो अमेरिका हिटलर के मामले में चुप क्यों बैठा था? जिस समय हिटलर सबको पकड़ पकड़ कर उनकी गुद्दियां लाल कर रहा था, क्या अमेरिका सारे देशों को इकट्ठा करके हिटलर को जर्मनी के अंदर नहीं रोक सकता था? भाई साहब बिल्कुल रोक सकता था, लेकिन अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो यूरोप बर्बाद ना होता, और अगर यूरोप बर्बाद ना होता तो भविष्य में वही यूरोप अमेरिका के लिए कंपटीशन में खड़ा होता। अमेरिका को यह बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि युद्ध लड़ने वाले देश हमेशा नुकसान में रहते हैं और हथियारों की दुकान हमेशा फायदे में रहती है। और यहाँ से अमेरिका ने यह समझ लिया कि सुपर पावर बनने के 2 ही तरीके हैं, या तो खुद को इतना ऊपर उठा दो कि कोई टक्कर में ही ना आ सके, या फिर दूसरे को नीचे गिरा दो। और अमेरिका ने ये दोनों काम किए हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका दुनिया का वो अकेला ऐसा देश था जिसके पास सोना, पैसा, टेक्नोलॉजी, हथियार और दुनिया को डोमिनेट करने वाली फौज थी। जो भी अमेरिका हासिल करना चाहता था वो उसे हासिल कर चुका था। लेकिन अमेरिका की पावर की भूख यहीं खत्म नहीं हुई और अब इस कहानी में डॉलर को हथियार बनाने की एंट्री होती है। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर कोई देश धड़ाधड़ नोट छापना शुरू कर दे तो उस
देश में महंगाई बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन अमेरिका के साथ ऐसा क्यों नहीं होता, आइए बताता। अमेरिका ने यूरोप के देशों को इकट्ठा किया और कहा, बेटा तुम तो हो गए हो बर्बाद, ना तुम्हारे पास पैसा है, ना सोना है, ना सेना है, और ना ही तुम्हारी करेंसी पे किसी को भरोसा है, और मेरे पास दुनिया का 70% सोना है। तुम डॉलर में व्यापार क्यों नहीं करते? डॉलर में सामान को खरीदो और बेचो, और जब तुम्हारे पास डॉलर खूब सारा इकट्ठा हो जाए मेरे पास उसको ले आना। मैं $35 के बदले तुम्हें 28.3 ग्राम सोना वापस कर दूंगा। अब यूरोप के देश इस चीज को मान गए और इसी को ब्रेटन वुड एग्रीमेंट कहा गया। अब क्योंकि यूरोप के पास व्यापार करने के लिए डॉलर नहीं थे, तो अमेरिका ने उस समय $13 बिलियन का कर्ज दिया, और इस तरीके से पूरी दुनिया में डॉलर में व्यापार होने लग गया। जिसको भी डॉलर चाहिए अमेरिका छाप कर उसे डॉलर पकड़ा देता, और क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ती चली गई तो डॉलर छापने पर भी उसकी वैल्यू नहीं गिरी, क्योंकि उसको गोल्ड बैक कर रहा था। अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात क्यों कहता है, मतलब ब्रिक्स के देशों से क्यों कहता है कि डॉलर का साथ मत छोड़ना, अपनी खुद की करेंसी मत बना लेना। क्योंकि अगर ब्रिक्स ने अपनी खुद की करेंसी खड़ी कर ली तो आपस में ट्रेड करते हुए वो अमेरिका के नियंत्रण से बाहर चले जाएंगे। अब जैसे ही डॉलर में ट्रेड शुरू हुआ, अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना कर दी, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वही फंड जो दुनिया भर में कर्ज बांटता हुआ फिरता है। अब अमेरिका ने यूरोप के देशों से कहा कि इससे कर्ज लो, लेकिन कर्ज मिलेगा डॉलर में, और जब तुम कर्ज वापस करोगे तो भी तुम्हें डॉलर में ही वापस देना पड़ेगा। अब ये कदम उठाने से डॉलर की डिमांड और बढ़ गई, डॉलर पर अलग अलग देशों का ट्रस्ट और ज्यादा मजबूत हो गया, और डॉलर वर्ल्ड करेंसी बन गया। अब बिना डॉलर के तो व्यापार ना होता, और अगर किसी के पास डॉलर है तो उसका यह भी मतलब हुआ कि उस देश के व्यापार पर अमेरिका का इनडायरेक्ट कंट्रोल है, यानी कि अमेरिका का जब मन करेगा वो सैंक्शन लगाकर किसी भी देश के व्यापार को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, इकोनॉमी को तबाह कर देगा। ऐसा अमेरिका कर चुका है। अब डॉलर के पावरफुल होने के बाद अमेरिका के सामने एक ही चुनौती बचती थी, और वो था सोवियत यूनियन। अब सोवियत यूनियन बहुत बड़ा देश था, हथियारों और टेक्नोलॉजी में अमेरिका की टक्कर में था। अमेरिका डायरेक्ट सोवियत यूनियन से युद्ध नहीं लड़ सकता था, और इसके बाद अमेरिका ने दुनिया को एक नया चूरण बेचा कि भैया अगला हिटलर सोवियत यूनियन से निकलेगा, और चिंता ना करो मैं तुम्हें बचाऊंगा, आओ नेटो बना लो। यूरोप के देश इकट्ठा होकर जुड़ते चले गए। मैसेज बिल्कुल साफ था, अगर एक पर हमला मतलब सबके ऊपर हमला, और फिर सब मिलकर हमला करने वाले के ऊपर करेंगे हमला। और इस तरीके से अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए एक परमानेंट ढाल बना ली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका और सोवियत यूनियन कहीं भिड़े नहीं। सबसे पहले वो कोरिया में भिड़ गए, जिसका नतीजा कोरिया के 2 टुकड़े हो गए, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। फिर अमेरिका जाकर वियतनाम में फंस गया, जहां उसने हद से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। अब क्योंकि खर्चा हो गया तो अमेरिका ने दुनिया भर के नोट छाप दिए। तो फ्रांस को लगा कि भाई साहब जिस रफ्तार से ये नोट छाप रहा है, इस तरीके से तो डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी। अब फ्रांस ने अपने पास रखे डॉलर के बदले सोना लेने के लिए अपने जहाज अमेरिका भेज दिए, और कहा कि ये पकड़ो अपना डॉलर और लाओ मेरा सोना, जैसा कि तुमने वादा किया था। रिचर्ड निक्सन उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने टीवी पर आकर मना कर दिया, कहा कि अब डॉलर के बदले गोल्ड ना मिलेगा। तो फ्रांस ने पूछा कि भैया गोल्ड ना मिलेगा तो क्या मिलेगा? अमेरिका ने कहा मेरा भरोसा मिलेगा। इसे देखकर बाहुबली की वो लाइन याद आ गई, मेरा वचन ही है शासन। और ये लाइन ही अमेरिका ने फ्रांस को पकड़ा दी, ले बेटा जहाज में मेरा भरोसा भर के ले जा। अब क्योंकि पूरी दुनिया में और कोई करेंसी इतनी पावरफुल थी ही नहीं जो डॉलर को टक्कर दे सके, तो मजबूरी में सभी देश डॉलर में व्यापार करते ही रहे, और ये सिस्टम आज तक चल रहा है। जब भी अमेरिका को पैसे की जरूरत पड़ती वो डॉलर छाप देता, लेकिन उसकी करेंसी की मार्केट में डिमांड ही इतनी ज्यादा है कि ये सब करने के बाद भी डॉलर किंग बनकर बैठा रहा। लेकिन अगर अमेरिका के अलावा कोई भी देश अपनी करेंसी छापता तो उस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। इसका हाल फिलहाल का उदाहरण आप वेनेजुएला को देख लो। लोग ट्रकों और ट्रॉलियों में पैसे भरकर ले जाते हैं और खाने के लिए सामान नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन अमेरिका इन सारी चीजों से दूर रहा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर अमेरिका रुक गया होगा, नहीं, अमेरिका की ताकत की भूख अभी भी खत्म नहीं हुई, और दोबारा अपनी ताकत को बढ़ाने का मौका मिला उसे 1973 में योम किपुर वॉर में। योम किपुर वॉर में इजराइल ने अरब देशों का मार मार के भरता बना दिया। अब बदला लेने के लिए ओपेक देशों ने तेल के दाम बढ़ाकर तेल की सप्लाई ही काट दी। अमेरिका में महंगाई का बम फूट गया। अमेरिका ने सऊदी से कहा बेटा तुम डॉलर में तेल बेचो, चाहे खरीदार कोई भी हो। सऊदी ने पूछा इसमें अपना क्या फायदा? तब अमेरिका ने कहा कि बेटा जो तुम्हारे अरबों डॉलर अमेरिका में इन्वेस्ट कर रखे हैं ना, वो सेफ रहेंगे, नहीं तो हम उन्हें कब्जा लेंगे। दूसरा, भैया हम हैं डेमोक्रेसी के ठेकेदार और तुम हो राजा। अब अगर अपना राजपाट चलाना है तो हमारी बात मान लो, हम तुम्हें लोकतंत्र
लोकतंत्र का प्रवचन नहीं देंगे, डेमोक्रेसी तुम्हारे यहाँ नहीं घुसेड़ेंगे। तीसरा, ये जो ईरान है ये आज नहीं तो कल तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा, इससे तुम्हारी रक्षा हम करेंगे, सिक्योरिटी गारंटी देंगे, इजराइल को भी हमला नहीं करने देंगे, तुम बस माल बेचो, दुनियादारी के चक्कर में ना पड़ो। अब इसके बाद सऊदी मान गया और यहाँ से पेट्रो डॉलर पैक्ट बन गया, यानी अगर तेल चाहिए तो भैया डॉलर लेकर आओ, और इससे डॉलर और मजबूत हो गया। अमेरिका ने और नोट छाप दिए, अब बस डॉलर को रोक दो, सैंक्शन लगा दो, किसी देश को ना तेल मिलेगा ना सामान मिलेगा और ना ही कोई देश अपना सामान बेच पाएगा। अमेरिका जब चाहे बिना एक भी गोली चलाए किसी भी देश की कमर तोड़ देगा। अब इतनी ताकत हासिल करने के बाद अगर आपको लगता है कि अमेरिका रुक गया होगा तो नहीं, अमेरिका को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि अगर वो किसी तरीके से सोवियत यूनियन को गिरा देता है तो पूरी दुनिया उसके सामने झुक जाएगी, क्योंकि सोवियत यूनियन के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं था जो अमेरिका के सामने खड़ा हो जाता। और अमेरिका को यह मौका मिला 1979-80 के समय में। अफगानिस्तान में सोवियत की मदद से बनी कम्युनिस्ट सरकार की कुर्सी हिलने लगी। अफगानिस्तान की सरकार ने सोवियत से मदद मांगी और सोवियत यूनियन भी तीर तमंचे टैंक लेकर अफगानिस्तान में कूद गया। अमेरिका ने मौका देखा और सोचा अफगानिस्तान में वियतनाम का बदला लेगा और सोवियत यूनियन को यहाँ फंसा देगा। इसके बाद अमेरिका की CIA ने ऑपरेशन साइक्लोन चलाया, जिसमें पाकिस्तान की ISI को जमकर पैसा और हथियार दिए गए और ये हथियार पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान पहुंचे, मतलब कुछ पहुंचे और कुछ उन्होंने रख लिए। इसके बाद जिहादी खड़े करे गए, उन्हें ट्रेनिंग दी गई और सोवियत यूनियन को गुरिल्ला वॉरफेयर में उलझा दिया गया। जब लाशों के ताबूत भर भर कर सोवियत यूनियन जाने लगे तो लोगों में गुस्सा भर गया, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन डैमेज हो चुका था। कोल्ड वॉर आर्म रेस और अफगानिस्तान में फंसने की वजह से सोवियत अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी थी। सोवियत यूनियन से जुड़े हुए देश आजादी की मांग करने लगे। फिर 26 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन टूटकर 15 देशों में बिखर गया और अमेरिका ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सकता था। और अमेरिका इसके बाद भी नहीं रुका। अब उसे दुनिया के हर देश पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूरा कंट्रोल चाहिए था। ऐसा कंट्रोल जिससे वो एंटी अमेरिका सरकारों को बदल सके, वहां की जनता के विचारों को कंट्रोल कर सके, उनके दिमागों में अपनी सोच के बीज डाल सके और उस देश की टेक्नोलॉजी को जब चाहे एक इशारे में बर्बाद कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब किसी भी देश पर इतना कंट्रोल तो नामुमकिन है। भाई साहब कर सकता है, अमेरिका ये कर चुका है। आइए समझाता हूँ। दूसरे देशों में सरकारें बदलने के लिए अमेरिका ने अमेरिकी ग्रांट का इस्तेमाल किया, यानी कि फ्री का पैसा। पत्रकार खरीदे, राइटर खरीदे, सोशल एक्टिविस्ट खरीदे और देश विरोधी एजेंडा को चलाने के लिए फंड किया। यही था ग्रांट का असली काम। इसके बाद लोगों को कंट्रोल करने के लिए समाज में सोशल मीडिया की बीमारी छोड़ दी गई। बड़ी बड़ी अमेरिकी कंपनियां जैसे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, जो आजकल एक्स के नाम से मशहूर है, ये सब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका का एजेंडा चलाती है। अगर अमेरिका की पसंद की सरकार देश में ना हो तो देश विरोधी कंटेंट जबरदस्त तरीके से अपने आप ही ट्रेंड में आ जाता है और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके देश में सरकार विरोधी माहौल तैयार किया जाता है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की आदत लगाने के लिए उसे फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल करने लायक बनाया गया। अगर अमेरिकी कंपनी चाहती तो उसे ऐसा बना सकती थी कि जिस भी कंप्यूटर में वो डाउनलोड होती, बिना की के वो कंप्यूटर ही खराब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और लोग उस पर डिपेंडेंट हो गए, उसके आदी बन गए। उसके अल्टरनेटिव के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। अब अमेरिकी सरकार को माइक्रोसॉफ्ट को बस एक इशारा करना है, लो आपका बैंकिंग सिस्टम बंद, पावर प्लांट बंद, फ्लाइट बंद, इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज बंद, रेल बंद, पूरा देश बंद। और इसे रोकने के लिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। चीन के अलावा जिस भी देश ने अमेरिकी कंपनियों से दूर जाने की कोशिश की वो सब के सब बर्बाद हो गए। उदाहरण के लिए ईरान और नॉर्थ कोरिया, उनके पास अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर है लेकिन उनकी इकोनॉमी की हालत आपको भी पता है। और ये सब टोने टोट के चाल पट्टी चलकर अमेरिका सुपर पावर बना है। आज अमेरिका अपना मतलब देखता है, धोखा देने से भी नहीं चूकता है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। लेकिन दुनिया पर अमेरिका के इस एक छत्र राज को उखाड़कर फेंका जा सकता है। कैसे? अगली वीडियो में इसी पर बात करेंगे। तो इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।